सामान्य वर्ग के लिए बात करें हम तो आपकी जो मेरिट होगी वो आपको 76 नंबर से लेकर के 85 के बीच में रहना होगा। ये देखिए ये एक एवरेज है। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए ये 76 से 85 नंबर आपको स्कोर करना होगा रिटन परीक्षा में। 100 में ये स्कोर करना होगा आपको, ध्यान दीजिएगा आपको। उसी तरह से अगर हम बात करें ओबीसी की या पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये आपका जो है 65 से 75, क्योंकि इसी के बीच में नंबर पाने वाले हमारे साथी आज लेखपाल हमारे साथ हैं, ठीक। और अगर हम बात करें जो है एससी यानी अनुसूचित जाति या जनजाति की तो वो 55 से 65, क्योंकि 62 नंबर साथियों, मैं अरविंद सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। साथियों, आज का मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 के लिए ये मेरा एक नया वीडियो है। साथियों, इसके पहले मैंने आपको तमाम जानकारियों वाले वीडियो डाले हैं और ख़ास करके राजस्व यानी लेखपाल से संबंधित मेरे वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथियों, छात्रों की मांग पर, नौजवान साथियों की मांग पर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 में जो वैकेंसी आई है 8000 लगभग इसमें पद हैं। मैं उस पद से संबंधित, उस भर्ती से संबंधित आज चर्चा करूंगा। मेरी एक चर्चा होगी कि कैसे ये परीक्षा आपको पास करनी है, ये परीक्षा का सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम को बीट करना है, मेरिट क्या होगी, किन किन चीज़ों पे आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है, ये तमाम मुद्दों पर एक चर्चा मेरे साथ उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 की है। साथियों, छात्रों ने कहा, अगर आपने देखा होगा मेरे YouTube चैनल को तो मेरे क्लास 7 करके मेरे लेखपाल भर्ती के वीडियो पड़े हुए हैं। लेखपाल की जो ये वैकेंसी है ये पिछले 2 वर्ष से ये वैकेंसी लंबित थी। कोरोना में ये सुनाई पड़ा कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है, तो उस दौरान मैंने आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक के अपने 7 वीडियो डाले हैं, जिसमें मैंने आपको लेखपाल भर्ती के बारे में, राजस्व परिषद के बारे में, इस परीक्षा का सिलेबस क्या है और इसमें आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आपको सब बता चुका हूं। तो आज अपने इस छोटे से वीडियो में एक बार फिर से मैं नई शुरुआत करता हूं। साथियों, आपको लेखपाल भर्ती 2022 की जो परीक्षा है इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन मुद्दों पर आपको विशेष गौर करना होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपने फॉर्म भर दिया होगा। 4 फरवरी तक आपके फॉर्म संशोधन की ये कार्रवाई चल रही है, आप अपना फॉर्म सही कर सकते हैं। 4 फरवरी के बाद जो है फॉर्म का जो ये सिस्टम है ये लॉक हो जाएगा और नेक्स्ट जो आपको डेट मिलेगी उस डेट पे आपको ये परीक्षा देनी होगी। साथियों, बहुत कम समय में आपको ये तैयारी करनी है, इसीलिए बिना समय गंवाए सीधे आपको जो है इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है। एक चीज़, आप कौन सी कोचिंग क्लास लेते हैं, कौन सा यूट्यूब चैनल देखते हैं, कौन सी किताब खरीदते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जो विद्यार्थी, जो छात्र सही रणनीति के साथ पढ़ाई करेगा वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा। यूपी SSSC के माध्यम से ये परीक्षा होनी है। एक लिखित परीक्षा होगी आपकी, 100 नंबर की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे आपको और उसमें आपको कितने प्रश्न करने होंगे ताकि आप एग्जाम में बने रहें और इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथियों, बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे, बहुत सी आपको जानकारी मिल गई होगी, इसीलिए ज़्यादा लंबी बात न करते हुए सीधे मुद्दों पर मैं बात करने आपको आया हूँ। अगर आप YouTube चैनल से आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, बहुत से कोचिंग संस्थान ऐसी क्लासेस चला रहे हैं, आपको तमाम बड़ी बड़ी बातें जो है बताई जाएगी। अब लेखपाल भर्ती की परीक्षा देनी है और वो पढ़ाएंगे आपको ऋग्वेद से लेकर के आज तक के। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत लंबा, बहुत ब्रॉड, आपको बहुत व्यापक तैयारी इसकी नहीं करनी है। सिलसिलेवार आपको कुछ चुनिंदा चीज़ों पर तैयारी करनी है और उन चुनिंदा चीज़ों की तैयारी से ही आप इस भर्ती को क्वालिफाई कर लेंगे। साथियों, लेखपाल भर्ती की कहानी आप सुन रहे हैं एक लेखपाल की जुबानी। मैं खुद लेखपाल हूं, उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में मेरी तैनाती हुई है, तो मैंने परीक्षा दी है, इस परीक्षा को मैंने क्वालिफाई किया है। यूपी SSSC जिन परीक्षाओं को आयोजित करता है उसमें से 1-2 परीक्षाएं मैंने और क्वालिफाई की हैं। फाइनली मैंने लेखपाल का चयन किया और मैं इस वक्त लेखपाल हूँ। लेखपाल की सेवा में लगभग 5 से 6 वर्ष हो गया है। लेखपाल होता क्या है, लेखपाल की परीक्षा में क्या क्या आएगा, लेखपाल की परीक्षा को कैसे देना है, ये तमाम मुद्दों पे आपको मैं जानकारी दूंगा। तो मेरे साथ आइए। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और सिलेक्टेड चीज़ें, जैसे कि अगर आप लेखपाल भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कुछ शब्द आपको ऊपर लिखे हुए हैं, इन शब्दों पर आपको गौर करना होगा। आप इन शब्दों को जानिए। बहुत ज़्यादा आपको ऋग्वेद में क्या हुआ या सामवेद में क्या हुआ या लेखपाल क्या करता है, आपको पूरा आपको हिस्ट्री, पूरी आपको ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटिकल साइंस, पूरा डीपली बड़े बड़े नोट्स बनाना। एग्जामपुर के क्लास चल रहे हैं अगर आप यूट्यूब पे देखें तो, टारगेट विद आलो के क्लास चल रहे हैं आप यूट्यूब पर देखें तो, तमाम बड़े बड़े संस्थान जो है वो फीस लेकर के बड़े बड़े पैकेज चला रहे हैं आपको।
यहाँ आपको कोई पैकेज नहीं, कोई फीस नहीं, निःशुल्क मेरा वीडियो जो है वो आपकी जब तक ये परीक्षा होने जाएगी लेखपाल की जो ये परीक्षा है, इसमें आपका ग्रामीण विकास, आपका हिंदी और आपका सामान्य ज्ञान, साथियों गणित को छोड़ करके बाकी जो इसके 3 सेक्शन हैं उन 3 सेक्शन पर मेरा वीडियो आपको आएगा। हिंदी आप जनरली पढ़ लेते हैं, गणित आप सामान्यतः पढ़ लेते हैं, जीके भी आप पढ़ लेते हैं। इसका जो चौथा सेक्शन है साथियों, ग्रामीण परिवेश और ग्राम विकास, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। ये आपके सिलेबस में कहीं आपको पढ़ाया नहीं जाता, बिल्कुल नए सिरे से आपको इसकी तैयारी करनी होगी। अब तमाम प्रकाशन जो है उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें छाप दी, तमाम कोचिंग सेंटर जो है वो आपको तमाम इसके बारे में बताएंगे, पूरा ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण विकास की बात बताएंगे। वो आपको पीसीएस स्तर की तैयारी करवाएंगे, वो आपको आईएएस स्तर की तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ आएगा क्या वो मैं आपको बताऊंगा, कौन सी चीज़ें यहाँ पर आनी है ये मायने रखता है साथियों। ठीक, तो देखिए अगर आप बोर्ड पे देख रहे होंगे तो स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं लेखपाल। चूंकि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की नौकरी के लिए आप परेशान हैं, तो सबसे पहले तो आप लेखपाल जानिए क्या होता है। और लेखपाल में जो है ये भर्ती राजस्व लेखपाल की है, तो लेखपाल जो है क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। लेखपाल सरकार का प्रतिनिधि होता है, लेखपाल सरकार का एक ऐसा कर्मचारी होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजना को धरातल पर प्रयोग में लाता है, सरकार की योजनाओं को धरातल पर जमीन पर क्रियान्वयन करने का कार्य जो है वो लेखपाल का होता है। साथियों इस प्रदेश के अंदर 2 कर्मचारी ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं और सरकार के वो आंख नाक कान होते हैं। एक होता है लेखपाल जिसे कि आप राजस्व लेखपाल भी कहते हैं, और दूसरा होता है ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी या वीडीओ या सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, वो पंचायती राज विभाग का कर्मचारी होता है और लेखपाल राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। तो ये आपका लेखपाल हो गया। भूमि की बात मैंने इसलिए की कि लेखपाल के सारे कार्य भूमि संबंधी हैं। ध्यान दीजिएगा, लेखपाल का किसी गांव में कॉलोनी बनने से, किसी गांव में रास्ते बनने से, किसी गांव में नल लगने से, किसी गांव में बिजली और पानी से लेखपाल का कोई सरोकार नहीं होता है। भूमि संबंधी सारे कार्य ही लेखपाल करता है। इसीलिए भूमि के बारे में जानना होगा आपको। ग्राम, आप ये जानिए ग्राम क्या होता है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती है। आपने पढ़ा एक तहसील, जिला, प्रदेश, देश क्या होता है, ब्लॉक क्या होती है कि नहीं। तो उसी तरह से आपको ग्राम के बारे में पढ़ना होगा। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई और उस छोटी इकाई में ही लेखपाल कार्य करता है। ग्रामीण विकास, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत चूंकि हम लेखपाल ग्रामीण भारत की नौकरी करता है, वो ग्रामीण उत्तर प्रदेश की नौकरी करता है, तो वहाँ पर आपको ग्रामीण विकास में गांव का विकास कैसे किया जाए, गांव में सरकारें कौन कौन सी योजना लाती हैं, उन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। यही जो चौथा टॉपिक है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपको मेहनत करनी होगी। परिवार, ये आपका एक बड़ा ही अच्छा शब्द है। परिवार, आपको जो है गाँव में रहने वाले जो परिवार हैं उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो परिवार क्या होता है, परिवार की डिफिनेशन क्या होती है, परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं, क्योंकि इस तरह जनरल हम ये क्या समझते हैं कि हमारे पिताजी, माताजी, भाई बहन, दादा दादी, ये एक पूरा परिवार होता है। नहीं, जब आप नौकरी में आते हैं तो एक ऑथेंटिक आपको काम करना होता है। आप सरकार के एक वैधानिक कर्मचारी होते हैं, तो उसी तरह से परिवार की भी एक निश्चित परिभाषा होती है। एक परिभाषा ये होती है इसकी कि एक ही घर में रहने वाले, एक ही चूल्हे में बना खाना खाने वाले, एक ही चूल्हे में बना खाना खाने वाले, एक ही घर में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं। तो इस तरह की डेफिनेशन है। आप अगर देखेंगे मेरे और वीडियो तो मैंने वहाँ पर आपको क्लास 7 के वीडियो डाले हैं, और अगर आप एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में सही मुद्दों पे बात की गई है, सही टॉपिक पे बात की गई है। दुनिया भर के आपको जो है उल जलूल टॉपिक या अनावश्यक टॉपिक पे बात नहीं की गई। तहसील क्या होती है, लेखपाल तहसील में काम करता है। तहसील ही वो स्थान होता है जो लेखपाल का कार्यालय होता है, लेखपाल का ऑफिस होता है। आगे देखिए आप, पंचायती राज व्यवस्था, चूँकि आप गाँव में काम करने जा रहे हैं तो ये ग्रामीण व्यवस्था, ये ग्राम की उत्पत्ति, गांव का शासन कैसे होता है, इसको आप पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था में। संविधान का छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा ही आपको, और इस पंचायती राज व्यवस्था में मुश्किल से 10 पॉइंट आपको लाइन टू लाइन 10 पॉइंट ही पढ़ने होंगे। तहसील दिवस क्या होता है, आपने सुना होगा तहसील दिवस। थानों में लगने वाला थाना दिवस क्या होता है। तो ये सब आपको, ये होते क्या हैं, ये इसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है और ये किस किस दिन होते हैं,
इसमें ज़रूरतें क्या होती है, कौन कौन सी इसमें अधिकारी बैठते हैं, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होगी। अगर तहसील दिवस की बात करें, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने तहसील दिवस की एक बहुत पुरानी परंपरा को चेंज कर दिया है। पहले तहसील दिवस जो है वो हर महीने के पहले और तीसरे मंगल को होता था, लेकिन अब यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने तहसील दिवस की इस धारणा को बदल दिया है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि प्रत्येक माह का पहला और तीसरा मंगल तहसील दिवस और पहला और तीसरा शनिवार थाना दिवस, ऐसा। लेकिन सरकार ने चेंज कर दिया, अब पहला और तीसरा शनिवार तहसील दिवस, दूसरा और चौथा शनिवार थाना दिवस, यानी कि तहसील दिवस और थाना दिवस ये दोनों दिवस सिर्फ शनिवार को ही होंगे। ठीक, आगे कृषि वर्ष क्या होता है, जैसे आप भी जानते हैं, शैक्षिक वर्ष की बात करते हैं या आप आर्थिक वर्ष की बात करते हैं। अगर आप भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल से शुरू होकर के वर्ष जो है वो 31 मार्च तक चलता है, लेकिन जब हम कृषि वर्ष की बात करेंगे तो ये 1 जुलाई से शुरू होकर के 30 जून तक चलता है। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, इन पे आपको चर्चा करनी होगी। ये सिलेबस की बात करें, आपके सामने है हिंदी के 25 प्रश्न, गणित के 25, समाज ज्ञान के 25 और ये ग्रामीण परिवेश और ग्राम विकास के 25 प्रश्न हैं आपको। तो टोटल आपके 100 प्रश्न हो गए और 100 नंबर की परीक्षा है। इस 100 नंबर की परीक्षा में कितने नंबर आप लेकर के आएंगे तो आप मेरिट में बने रह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैंने एग्जाम दिया था तो मेरी कितनी मेरिट थी, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, सामान्य वर्ग से आता हूँ, तो इस नाते मैं आपको सामान्य वर्ग और उसके बाद जो है ओबीसी और एससी वर्ग का एक क्राइटेरिया बताने का प्रयास करूंगा और लगभग इसी के आसपास मेरिट भी बनेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर एक वर्ष लिखा हुआ है 1918। सबसे पहले तो आप जिस चीज़ की परीक्षा देने जा रहे हैं लेखपाल की, इसके बारे में जानिए। साथियों, लेखपाल को बहुत पहले पटवारी कहा जाता था। वर्ष 1918 में भारत के अंदर, वर्ष 1918 में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गांव में पटवारियों की नियुक्ति की गई। इन्हीं पटवारियों को ही आज वर्तमान भारत में या वर्तमान उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहा जाता है। यानी लेखपाल का जन्म कब हुआ, तो लेखपाल का जन्म इस देश के अंदर वर्ष 1918 में हुआ। ठीक है, अब देखिए ये परीक्षा, आप ये मेरिट देखिए, मैंने अलग अलग टॉपिक लिख लिए हैं, जिन टॉपिक पे चर्चा करनी है वो मैंने आपको ये लिख करके दिखाए हैं। अब बात करें मेरिट की, साथियों 100 नंबर की परीक्षा है तो कितनी मेरिट होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, जब ये पिछली भर्ती हुई थी वर्ष 2015 में, तब उस परीक्षा में जो है 80 नंबर की लिखित परीक्षा थी और 20 नंबर का इंटरव्यू था, साक्षात्कार था। आज इंटरव्यू साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, सिर्फ लिखित परीक्षा है आपको और लिखित परीक्षा को आपको पास करना है। ठीक, जब मैंने परीक्षा दी थी, जब ये परीक्षा 80 नंबर की थी, ध्यान दीजिएगा, और 20 नंबर का इंटरव्यू था। ठीक, मैंने जो इंटरव्यू दिया था साथियों, मुझसे इंटरव्यू में जो है 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। इंटरव्यू की जो कमेटी थी, 3 लोग बैठे थे वहाँ पर। मैं अमेठी जनपद में था तो अमेठी जिले के कलेक्टर थे वहाँ पर, सिंचाई विभाग के एक्सीएन थे वहाँ पर और अपर जिलाधिकारी, ये 3 लोगों की टीम बैठी थी। तो 7-8 प्रश्नों में एक प्रश्न था साइंस का, जिसे कि मैं नहीं बता पाया। बाकी सारे प्रश्न जो थे वो राजनीति से संबंधित थे। मेरा पीजी जो है वो हिस्ट्री से है, तो हिस्ट्री से संबंधित थे। तो उनके आप कह लीजिए कि जो भी उन्होंने प्रश्न पूछे थे, एक प्रश्न को छोड़ करके बाकी सारे प्रश्नों का जवाब मैंने सटीक दिया, अच्छा दिया। इंटरव्यू बोर्ड, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो इंटरव्यू बोर्ड मुझसे खुश था, उन्होंने अच्छे से धन्यवाद किया और मैं वापस आ गया। तो मैं ये मान सकता हूँ कि मेरा इंटरव्यू, मेरा साक्षात्कार अच्छा हुआ था। 20 नंबर का था, तो अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा है मैं 15 नंबर मान सकता हूँ, 15-16 नंबर। अगर इंटरव्यू अच्छा होता है तो 15-16 नंबर का आप एवरेज मान सकते हैं। रिटन में जो है, क्योंकि रिटन में तो आपको पता लग जाता है, आप एग्जाम देते हैं, आंसर की आती है, आप उसके उत्तर मिलाते हैं, तो 80 में से जो है 64 नंबर ये मेरा रिटन का था, 64 नंबर। अब अगर आप मेरे इंटरव्यू के नंबर को आप लीजिए, जो है आप 15 मानते हैं, 16 मानते हैं, 17 मानते हैं, ये एक एवरेज है। अगर इंटरव्यू अच्छा है तो 15 के आप प्लस ही रहेंगे। इंटरव्यू एवरेज है तो आप जो है 12-13 के आसपास रहेंगे, और इंटरव्यू आपका खराब है तो आप 12 के नीचे रहेंगे। हालांकि अब आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है। तो अगर 16-17 भी आप मानते हैं, अगर आप 16 मानते हैं या 17 मानते हैं, तो ये 80 या 81 का स्कोर होता है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसी परिस्थिति में जो है मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया था, ठीक, मेरे जनपद में। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ग के लिए बात करें हम, तो आपकी जो मेरिट होगी वो आपको 76 नंबर से लेकर के 85 के बीच में रहना होगा। ये देखिए, ये एक एवरेज है,
क्योंकि मैं और मेरे बहुत से जो साथी उस वक्त जो सिलेक्ट हुए थे इस भर्ती की परीक्षा में, तो किसी का 78 भी था तो वो हो गया था, कोई 83 भी था, 84 था, उसका मतलब उसको जैसे किसी व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ, उसने सारे सवाल के जवाब दे दिए, बहुत बेहतर इंटरव्यू हुआ, वो बाहर निकल के उसने बताया कि यार मैं तो फंसा ही नहीं, मुझे तो फंसा ही नहीं पाया इंटरव्यू बोर्ड, तो उसको हमने जोड़ दिया कि यार ये नंबर 17-18 नंबर पर आ गया होगा, तो ऐसे वो 83-84 पहुँच गया होगा। तो एक एवरेज है आपका जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए, ये 76 से 85 नंबर आपको स्कोर करना होगा रिटन परीक्षा में, 100 में ये स्कोर करना होगा आपको, ध्यान दीजिएगा आपको। उसी तरह से अगर हम बात करें ओबीसी की या पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये आपका जो है 65 से 75, क्योंकि इसी के बीच में नंबर पाने वाले हमारे साथी आज लेखपाल हमारे साथ हैं, ठीक। और अगर हम बात करें जो है एससी यानी अनुसूचित जाति या जनजात की, तो वो 55 से 65, क्योंकि 62 नंबर अगर टोटल इक्वल जोड़ा जाए तो हमारे साथ के लोग हैं वो आज हमारे साथ नौकरी में हैं, तो ये एक क्राइटेरिया है आपका कि 76 से 85, 65 से 75 पिछड़ा वर्ग के लिए, और अगर एससी वर्ग का विद्यार्थी है तो 55 से 65 ये आपको 100 में इतने नंबर लाने होंगे, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। ये है आरक्षण की व्यवस्था। मेरा सभी विद्यार्थियों के लिए कहना है कि आप आरक्षण की व्यवस्था पे मत जाइए, आप लोग टारगेट बना लीजिए कि आपको जो है 80 के आसपास स्कोर करना है। इस 100 नंबर की परीक्षा में 80 के आसपास स्कोर करना है। अब आप सोचिए 25 चौका 100, अगर आप सब में 20-20 कर दीजिए तो 20 चौका आपका हो गया 80, तब तो आप पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको कितना भी अच्छा क्यों न पढ़ाया जाए, आप कितनी भी तैयारी कर लें, आप ग्रामीण परिवेश और ग्राम विकास में 20 का स्कोर करना आसान नहीं है। आप बहुत अच्छा करेंगे तो 17, 18, 19, 20 बहुत कम ही लोग, शायद कोई पहुंच पाए 20-21 नंबर के आसपास, नहीं तो आप 17-18 पे ही स्कोर करेंगे। क्योंकि आप ये एक चीज़ ऐसी है कि बिल्कुल नई चीज़ है, आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए कहीं ना कहीं पर आप फंस जाएंगे, तो ये आपको यहाँ पर आप स्कोर कम करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे 17 से 18 का स्कोर करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, ये चीज़ है, इतना तो आपको करना होगा अगर लेखपाल बनना है तो आपको फिर हिंदी में खींचना होगा। हिंदी में आपको 22 से 23 प्रश्न करने होंगे, ध्यान दीजिएगा। गणित ये एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे आप नंबर गेन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 22 से 23 नंबर गेन करना होगा, आपको प्राप्त करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ 22 से 23 करते हैं, यहाँ 22 से 23 करते हैं, और ये दो चीज़ें जो है बिल्कुल सेट हैं, इनके सिलेबस सेट हैं, कहाँ से क्या क्या आना है फिक्स है, तो आप नंबर पा सकते हैं। सामान्य ज्ञान कोई छोर नहीं, इसका बहुत बड़ा अथाह सागर है। तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो 20 से 22, यहाँ पर आप जो है 22 नहीं क्रॉस कर पाएंगे, यहाँ पर आप 22, 23, 24 नहीं पहुँच पाएंगे, 20 ही मानिए अपने आप को। ये जो यहाँ आपका 17 से 18 है, ये आपने कवर कर लिया गणित में और सामान्य हिंदी में। इस तरह से आप जो है 80 के आसपास पहुँच जाएंगे तो आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये एक मेरिट का आंकड़ा है, इसी मेरिट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, इससे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक। और तैयारी आपको कितनी बेहतर करनी होगी, ये देखिए नेगेटिव आपकी मार्किंग है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए अंधी या तुक्का पे आपको बहुत सहारा नहीं लेना होगा, पढ़ के जाना होगा, सटीक पढ़ना होगा। आपको क्या चीज़ आपको पढ़ना है ये मैंने पहले बता दिया है, ये तय करना है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, बड़ी बड़ी किताबों में, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में या बड़े बड़े आपको जो ऑनलाइन क्लासों में समय नहीं बिताना है, ठीक। ये देखिए हो गया आपका हिंदी का सिलेबस क्लियर है आपका। तद्भव तत्सम है, शब्द है, विलोम है, वाक्यांश के लिए शब्द है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, समास है, संधि है, ये आपका है। ध्यान दीजिएगा, 2 बहुत कठिन टॉपिक होते हैं हिंदी में, वो नहीं आने। अलंकार से मतलब नहीं आपको, छंद से आपको मतलब नहीं, तो अलंकार और छंद को आप बाहर कर दीजिए। समास आपका आएगा, संधि आपका आएगा, और ये जो मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द हैं आपके, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, इन चीज़ों को पढ़ना होगा। इसके भी वीडियो मेरे यूट्यूब पे है और मैं और वीडियो डालता रहूँगा आपके लिए, ठीक। गणित का तो 6, 7, 8 जो ये कक्षा 6, 7, 8 की जो गणित की किताब होती है, ये आपका इसमें उसी लेवल की आपकी जो है अंक गणित आएगी, उसी लेवल की बीज गणित आएगी, उसी लेवल की रेखा गणित आएगी। ज़्यादातर आप जो है फोकस कीजिएगा अंक गणित पर, लाभ हानि क्या है, प्रसक्ता क्या है, ये आपका औसत आयु क्या है, इन सब ये जो लाभ हानि है, आपका समय दूरी चाल है, यहाँ से आपका ज़्यादा संख्या पद्धति आपका है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान की बात कीजिए तो सामान्य ज्ञान आपका बेसिक सामान्य ज्ञान, हाई स्कूल के स्तर का जो सामान्य ज्ञान होगा वो यहाँ से पूछा जाएगा। और ये जो 25 क्वेश्चन है, इसमें से आप 5 क्वेश्चन मान लीजिएगा स्पेशली यूपी के, 25 में से 5 क्वेश्चन आपके स्पेशली यूपी के प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से आप सामान्य ज्ञान की तैयारी करेंगे। ग्रामीण परिवेश और ग्राम विकास की बात, जिसके लिए मैं आज मैंने स्पेशल वीडियो बनाया अपना, तो मैं ये बात करता हूँ। ये देखिए एक कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है
कि कौन कौन से ये आपके 5 से 6 इसके चैप्टर हैं। पहला है आपका भूमि संबंधी जानकारी। ये देखिए मैंने यहाँ बताया था आपको, भूमि संबंधी जानकारी में आपको पैमाइश संबंधी जानकारी भी आ जाएगी। इसमें भूमि संबंधी जानकारी और पैमाइश संबंधी जानकारी में आपको ये भी याद करना होगा कि 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, 1 एकड़ में कितना बीघा होता है। ये आपको जो गणित के पैमाने होते हैं जमीन को नापने के, लंबाई चौड़ाई की, ये आपको जानकारी करनी होगी। ग्राम विकास और ग्रामीण परिवेश, गाँव का विकास कैसे होना है, ग्रामीण विकास की कौन सी योजनाएं हैं, ग्रामीण परिवेश होता क्या है, गाँव में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये अगर आप ग्रामीण परिवेश की बात करेंगे तो मैंने यूट्यूब पे आपका जब मेरा आपने देखा होगा पिछला वीडियो मैंने लेखपाल की चर्चा की थी। देखिए आप यहाँ पर अगर ये छठवां छोड़ दीजिए तो ये 5 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखिए 5 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये 5 और वो 5 मिला के मैंने 10 चैप्टर बनाए हैं और मैं इन 10 चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा। अब ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो ग्रामीण परिवेश में कृषि जरूरी चीज़ है, वहाँ पर कृषि की बात की जाएगी। कृषि का पूरा 1 चैप्टर, एक वीडियो में आप कृषि को पूरा जान लेंगे, बस बात खत्म। वहीं से आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। पशुपालन, 1 चैप्टर आपका पशुपालन का, क्योंकि गांव के अंदर ये बड़ा एक अहम रोजगार का साधन है पशुपालन। सिंचाई, गांव में सिंचाई कैसे होती है, 1 चैप्टर सिंचाई का। फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं इसमें, ये सब चीज़ों फसलों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, तमाम तरह की मिट्टियों के बारे में चर्चा होती है। तो देखिए ये 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 के अलग अलग चैप्टर और एक दिन में एक वीडियो। आप YouTube पे अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने फसल के बारे में वीडियो डाला हुआ है और कृषि के बारे में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। तो उस एक वीडियो में पूरी बात खत्म, शुरू से लेकर अंत तक खत्म। अब आगे देखिए, ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन, तो आपको जो है अंत्योदय योजना है, जवाहरलाल नेहरू वो ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसमें मनरेगा योजना है आपका, श्रम शक्ति योजना है आपका, पेंशन योजना है आपका, तमाम जो सरकार योजनाएं चलाती है उन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी आपको, ग्राम विकास योजना और प्रबंधन, और उन योजनाओं का प्रबंधन कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। जितनी योजनाएं चलती होंगी ग्राम विकास में, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई योजना है, सारी योजनाओं के बारे में मैं A to Z आपको लिख के दिखाऊंगा 1 2 3 4 करके। योजनाएं कब बनी, योजनाएं कब चलाता है, कौन सा विभाग योजनाओं को चलाता है और इन योजनाओं में क्या क्या होता है, इसकी सबकी चर्चा करूंगा। आगे देखिए, ग्राम विकास शोध एवं नवीनतम जानकारियाँ। ग्राम विकास शोध यानी कि हम गाँव में कौन सी नई चीज़ें कर सकते हैं, गाँव में कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी नई जानकारियाँ आ रही हैं। आपने देखा होगा कभी कभी किसी जिले में DM या कलेक्टर एक नई योजना चलाता है और उस कलेक्टर का मॉडल, उस कलेक्टर की योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाती है। तो ये उस कलेक्टर की एक अपनी सोच है, उस कलेक्टर का नाम होता है, उस कलेक्टर की एक प्रतिभा होती है, उस कलेक्टर को लोग फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से ये नहीं कि आप लेखपाल हैं तो आप बड़े छोटे से कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है, आप भी गाँव में कुछ प्रयोग कर सकते हैं। तो वो ग्राम विकास शोध एवं नवीनतम जानकारियाँ, ग्रामीण भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, इन मुद्दों पर यहाँ चर्चा करूँगा। और ये पंचायती राज व्यवस्था, ये वो छोटा सा टॉपिक देखिए, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ा है, पंचायती राज व्यवस्था। इसके प्रश्न आपको ग्रामीण परिवेश और ग्राम विकास में भी मिलेंगे और सामान्य ज्ञान में मिलेंगे, दोनों जगह यहाँ से प्रश्न आपको आएंगे। और अंत में ये 6वां जो चैप्टर आपका है राजस्व परिषद, लेखपाल इसी के अधीन रहता है राजस्व परिषद। लेखपाल राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, जिलेवार का पद होता है, समूह गा का पद होता है और वह तहसील में नौकरी करता है। और राजस्व विभाग की सर्वोच्च संस्था होती है राजस्व परिषद, इसका हेड ऑफिस होता है लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा, लेखपाल 2 होते हैं, एक चकबंदी लेखपाल और एक राजस्व लेखपाल। तो ये भर्ती जो 8085 पद है ये राजस्व लेखपाल के पद है। तो इन सब टॉपिक पे यहाँ पर जो कुछ टॉपिक हैं लेखपाल के बारे में आपको कुछ जानना है कि क्या ग्रेड पे होता है, क्या सैलरी होती है, कौन से वर्क का होता है, कहाँ काम करता है, ये सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप बात करेंगे ग्रामीण विकास की, पंचायती राज व्यवस्था की, परिवार की, तहसील की, ये जो चर्चा है मेरे YouTube पे वीडियो हैं। आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 7 करके वीडियो हैं, आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही सटीक जानकारी मिलेगी। साथियों, आज के मेरे वीडियो में बस इतना ही कहना है आपसे कि बिना समय गंवाए सही और सधी तैयारी करें। मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो इस परीक्षा में आना होगा। आपको अनावश्यक कहीं पर भी भागदौड़ नहीं करनी है, चुपचाप सिस्टम बना करके आपके पास जो एक छोटी सी किताब हो, कोई भी किताब ले लीजिए। मैथ की किताब की बात की जाए तो आप SD यादव को ले लीजिए, अचीवमेंट ले लीजिए, RS अग्रवाल ले लीजिए। GS पढ़ना है आपको तो आप लूसेंट का GS ले लीजिए, बहुत बढ़िया किताब है लूसेंट की GS की किताब। ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण विकास की मार्केट में कोई भी किताब हो आप ले लीजिए। और साथ में जो है मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ ग्रामीण विकास के, उन वीडियोज़ को आप देख लीजिए।
आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, सीधे अर्जुन की तरह मछली की आंख को निशाना लगाना है और इस एग्ज़ाम को क्रैश करना है। आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ये विश्वास मन में ठानिए साथियों। तो आज की ये जो लेखपाल की भर्ती की 2022 की परीक्षा है, इस पे परिचर्चा करने का मेरा एक ही मकसद था कि जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे 80,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं, जो बच्चे मुझे देखते मुझे फॉलो करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनको सही और सटीक जानकारी दे सकूँ। तो धन्यवाद साथियों, आज की मेरे वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं आपको क्लास 8 करके जो है अगले टॉपिक का वीडियो लेकर के आऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कुछ पूछना है, कोई प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं एक एक व्यक्ति के, आप ध्यान दीजिएगा, 80,000 के लगभग सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मैं एक एक व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देता हूं, ये एक मेरी आदत है। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।